हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का, एसएसटी का, सोशल साइंस का। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को आपने बहुत पसंद किया, इसलिए हमें पार्ट 2 बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बने रहिए। और जब कल आपका पेपर हो कंपार्टमेंट का तो वो पेपर भेजना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे आपसे। चाहे तो अभी नोट कर सकते हैं, इट इज 9810356346। अगर आप आंसर की चाहिए किसी भी साइट की तो आप फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर, जब भी क्वेश्चन पेपर हो, फौरन भेज दें। सेक्शन बी, खंड खा का पहला सवाल देखिए आप। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधानों का होना क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधानों का होना आवश्यक है क्योंकि ये प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? शक्तियों के वितरण को स्पष्ट करते हैं। विवादों को हल करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी स्तर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण ना करे। ये प्रावधान विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके स्थिरता और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। इसको आप रिटर्न में देख लीजिए और लिख करके भी अपने पास रखिए ताकि आपको ये याद हो जाए और समझने में आसानी। यहाँ पे ये उत्तर आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो और इसको कोशिश करिए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ पे संघीय व्यवस्था से मतलब होता है हमारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में शक्तियों का वितरण होता है। कुछ केंद्र के पास होती हैं शक्तियां और कुछ राज्य के पास होती हैं और अधिकतर केंद्र के पास ही होती है। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट संख्या 22 देखिए, आग्नेय चट्टानों में खनिज दरारों, विद्रोह, फ्रंसों व जोड़ों में मिलते हैं, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। तो आंसर नोट करिए। यह कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानों में खनिज अक्सर दरारों, क्रैक्स या विद्रोह, क्रेविसेस, अंशों, फॉल्ट्स और जोड़ों, जॉइंट्स में पाए जाते हैं क्योंकि ये संरचनाएं खनिजों के जमाव के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? मार्ग प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अपर जैसे खनिज इन संरचनाओं में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। इन दरारों और विद्रोह के माध्यम से गर्म खनिज तरल पदार्थ प्रभावित होते हैं जिससे खनिजों का निक्षेपण होता है। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं भी अक्सर आग्नेय चट्टानों के इन दरारों से जुड़ी नसें बनाती हैं। ओके, लिखा हुआ दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न ये दिया है आपके सामने और इसी को आप आगे देखेंगे तो इसके आगे इसका उत्तर भी हमने लिख दिया। काम इतना कि वीडियो पॉज करें और देखते चलें। ओके, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 23 ए, रेशम मार्ग ने किस प्रकार दुनिया को जोड़ा था, किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। और इसी का अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, बी करके, हमारे खाद्य पदार्थों ने पूरे दूर देश के बीच किस प्रकार सांस्कृतिक आदान प्रदान सुगम किया था, किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 23 नंबर प्रश्न का आप उत्तर देखिए। ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन हमने हाईलाइट कर दिया है इसको। रेशम मार्ग प्राचीन और मध्यकाल में व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक विशाल नेटवर्क था जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा था, जिसने न केवल वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी सुगम बना दिया। जैसे उदाहरण देखिए, वस्तुओं का आदान प्रदान रेशम मार्ग के माध्यम से चीन से रेशम, मसाले और अन्य वस्तुएं यूरोप तक पहुंचाई जाती थी, जबकि यूरोप से शराब और कीमती धातुएं एशिया आती थी। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रसार होता था। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से चीन और अन्य एशियाई देशों में रेशम मार्ग के माध्यम से हुआ। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों के बीच कला, वास्तुकला और तकनीकी ज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट बी का आप देखिए, पार्ट बी में चलते हैं। ये आपका 23 का पार्ट बी हाईलाइटेड पोर्शन देखिए आप।
खाद्य पदार्थों ने दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को महत्वपूर्ण रूप से जुर्माया, क्योंकि भोजन केवल पोषण का स्रोत नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप वीडियो पॉज करके चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट लेकर के रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, उदारीकरण से मतलब होता है हमारा कि जो लाइसेंसिंग वगैरह के सिस्टम है उसको सख्त ना करके बहुत आसान बना दिया जाए। कोई भी विदेशी कंपनी आए हमारे यहाँ फट से कंपनी लगा ले, फैक्ट्री लगा ले, अपना उत्पादन शुरू करे, आसानी से अपना सामान बेच सके, उसको हम टैक्स में छूट दे दें, उसको हम भूमि बहुत सस्ती दे दें, जमीन बहुत सस्ती दे दें, उसको हम और बहुत सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, जिससे वो अपना उद्योग शुरू कर सके और लोगों को हमारे यहाँ रोजगार मिल सके, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए, सस्ती टेक्नोलॉजी, और अपना काम वो भी चलाए हम भी चलाएं। इसको हम कहते हैं उदारीकरण। अब विदेश विदेश में क्या होता है कि निवेश उसको करना पड़ेगा, निवेश का मतलब पैसा हमारे यहाँ करके लगाना। ठीक है, तो इन पैसे के नियमों को भी हमें आसान बनाना होता है ताकि पैसा आसानी से आ सके, उसको हम ज्यादा उसको परेशान ना करें, ज्यादा टैक्स ना लें, ज्यादा छानबीन ना करें, कहाँ से लाए पैसे, क्यों लाए पैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये व्यापार और निवेश जो है दोनों साथ साथ चलते हैं, इसी को हम यहाँ पे उदारीकरण कहते हैं जब लाइसेंस हटा देते हैं। ओके, उदाहरण से स्पष्ट करना और प्रॉपर एक आंसर आपको चाहिए तो हम अभी आपको लिख करके दिखा देते हैं। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर सकते हैं, चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रॉपर वे में आपको आंसर ऐसे ही लिखना है बोर्ड के एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए।